अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 90 पार्ट सी स्टार्ट कर दिया जी हमने। पास पेपर 6 हमारा है जी, पेज नंबर 258 पर। ये ज़रा हमने करना है क्विकली। एक 50 मिनट्स का वैसे मेरा टारगेट है, लेकिन हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए। आपके ऊपर भी तो डिपेंडेंट है, कोई चीज़ समझ नहीं भी आ रही होती तो ठीक है। मैं क्या, कुछ चीज़ समझ नहीं भी आ रही होती है, आपको टाइम लग ही जाता है। वैसे 50 मिनट्स का मेरा टारगेट है कि ये सवाल हो जाएगा। रिक्वायरमेंट थी इसके अंदर हमारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम बनानी है। ठीक है जी। वैसे ये तो किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। अच्छा, 8 डिस्कस भी हो गया हमारा। अब रह क्या गया 9। 6 मैं करवा रहा हूँ, 9 आपने कर लेना है आज जाके, ठीक है। या नहीं भी करेंगे तो मैंने सुबह 15-20 मिनट में उसको डिस्कस कर लेना है, जितना हो सका हो गया, वरना फिर अगले दिन सुबह वाले 15-20 मिनट में कर दूंगा। यही सवाल है। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन के सवालों को देख लेंगे, उनमें कोई अगर एडजस्टमेंट हुई 1 बाय 1 वो देख लेंगे एक एक करके, ठीक है। रोज़ क्लास के स्टार्ट में 10-15 मिनट कर लिया करेंगे। अच्छा जी, P&L बनाना है तो सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, अदर इनकम है, गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़। अब ये गेन या लॉस जो है ये 2 तरह का हो सकता है, आपको पता है। जो हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करते हैं, अगर FVTPL पे रखें तो उनका गेन या लॉस जो है वो P&L में जाता है, और FVT OCI में रखें तो OCI वाला होता है। ये चीज़ क्लियर करने के लिए हम पहले पढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर 4। एक तो यार ये बड़ा मसला है ना, HL पेरेंट है, SL सब्सिडरी और FL एसोसिएट। चलें, HL हैज़ डेजिग्नेटेड इट्स इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज एज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट FVTPL, यानी इसका गेन लॉस जो नज़र आ रहा है ये P&L के अंदर जाना, यानी प्रॉफिट की फिगर निकालने से पहले इसको ऐड करना पड़ेगा, सही है। बाकी दोनों के बारे में कहता है वेयर एज SL एंड FL irrevocably elected their respective investments at initial recognition on यकम जून 21 as subsequently measured at FVT OCI। तो थोड़ी देर के लिए ज़रा मैं इनको क्रॉस कर रहा हूँ, वैसे करना नहीं है, ये OCI वाले आइटम्स हैं, ठीक है ना। इसलिए क्रॉस कर रहा हूँ कि ज़रा आप मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल दें पहले। तो पैट निकालें जी ज़रा जल्दी से। ये वर्किंग 6 में आप निकाल लिया करते हैं, अगर वर्किंग 6 करें तो जी। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड अदर इनकम ऐड 195, फाइनेंस कॉस्ट कोई नहीं है। कितना प्रॉफिट है जी? 1029। फिर सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड अदर इनकम, नहीं, हाँ ये अदर इनकम है, थोड़ी ये अलग वाली है, ठीक है। ऐड अदर इनकम, ये भी लेस करना ना भूलना, फाइनेंस कॉस्ट नीचे पड़ी हुई है जी 741 जी। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड अदर इनकम लेस फाइनेंस कॉस्ट जी 492। अच्छा, अगली बात, ये 80 का लॉस OCI वाला है, बोलो, और ये 20 का प्रॉफिट भी OCI वाला है, प्लस एसोसिएट का 100 रुपये का रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है। यानी यूँ कह लें कि एस की ये एसोसिएट की OCI के अंदर 120 पड़ा हुआ है, तो ठीक है, पॉजिटिव। अब पहली बात तो मुझे ये बताएं, जो पेरेंट की पॉलिसी वही ग्रुप की पॉलिसी, जो पेरेंट की पॉलिसी वही ग्रुप की पॉलिसी। मतलब अगर पेरेंट FVTPL पे चल रहा है तो सब्सिडरी FVT OCI पे है तो उसको FVTPL पे लाते हैं, ये हमने सीखा हुआ, ऐसा ही है। अच्छा, अगर पेरेंट कॉस्ट मॉडल पे या पेरेंट FVTPL मॉडल पे है और एसोसिएट का कोई और मॉडल है, तो क्या उसको हम छेड़ते हैं? एसोसिएट जो मर्जी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं हुआ करता, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस 120 के साथ स्टार लगाएं, स्टार लगाकर लिखें एसोसिएट हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है। ग्रुप किसे कहते हैं? पेरेंट और उसकी सब्सिडरीज को ना। एसोसिएट हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है, इसलिए 20 या 100 को, यानी 120 को हम छेड़ेंगे नहीं। देखो ना, यहाँ पर कहीं पर अल्लाह करेगा लिखा होगा, नहीं भी लिखा होगा तो सवाल के अंदर अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं नज़र आ रहा आपको,
पेरेंट की किताबों में, तो इसका मतलब वो शायद पीपीई के लिए भी कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं। वैसे सिखाना तो मैंने आपको असल में ये 20 के बारे में, ठीक है, लेकिन पूरा 120 ही एक ही चीज़, एक ही तरह का, इसलिए मैं दोनों के लिए इकट्ठा लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये एसोसिएट हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना। ये बात ख़त्म हो गई। क्यों मैं कह रहा था ये बात? क्योंकि मॉडल्स डिफरेंट हैं, पेरेंट का मॉडल डिफरेंट है, एसोसिएट का डिफरेंट है, लेकिन हमने कहा एसोसिएट तो हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है, वो जो मर्जी करता रहे, हमें उससे क्या लेना देना। ये बात समझ आई? अब अगली कहानी आती है इस 80 की। यहाँ पे तो ग्रुप है ना। अब उसूल क्या है? जो पेरेंट की पॉलिसी वही सब्सिडरी की भी, यानी ग्रुप की वही पॉलिसी होती है। अगर पेरेंट ने FETPL में इसको रखा हुआ है तो ये FET OCI में लेकर जाए तो इस पर आपको एतराज़ होता है, और आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, तुम भी किस पे आ जाओ। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर IFRS 9 आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के कहता है कि ये जो इलेक्शन है ये इर्रिवोकेबल है, ये इर्रिवोकेबल है, ये इर्रिवोकेबल है। रीवैल्यूएशन मॉडल कोई इर्रिवोकेबल इलेक्शन तो नहीं था। अगर वो पड़ा भी होता था रीवैल्यूएशन के ऊपर और पेरेंट की कॉस्ट मॉडल होती थी PPE के अंदर अगर पॉलिसी, तो हम कहते थे सब्सिडरी को चलो शाबाश, चलो रिवर्स करो। लेकिन IFRS 9 ने क्या कहा हुआ है इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को, कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किया है, शॉर्ट टर्म के लिए तो FETPL ही है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने किया है तो आप इर्रिवोकेबली इलेक्ट कर सकते हैं FET OCI, नहीं तो FETPL में रहें। लेकिन अगर आप इर्रिवोकेबल मतलब क्या? अगर आपने FET OCI एक बार सेलेक्ट कर लिया तो फिर यहां से वापसी मुमकिन नहीं है। क्या ख्याल है? तो IFRS 9 का असूल, IFRS 9 आगे आ गया, IFRS 9 ओवरलैप कर गया, IFRS 9 आगे बढ़ के कहा हेलो मिस्टर IFRS 3 और 10 प्लीज़ मेरा ये इलेक्शन इर्रिवोकेबल है, इसलिए आप आगे बढ़ के इसको सब्सिडरी को मजबूर नहीं कर सकते। तो अब इसके साथ आप डबल स्टार लगाकर लिखें, जो पेरेंट की पॉलिसी वही सब्सिडरी की होनी चाहिए, लेकिन लिखो 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 80 के साथ अब आप लिख रहे हो, यानी दोनों ही रह जाएंगे, कोई भी नहीं कहीं जा रहा जी। पेरेंट की, जो पेरेंट की पॉलिसी वही ग्रुप की पॉलिसी होती है, या सब्सिडरी जो भी लिख लें, ग्रुप की पॉलिसी होती है, लेकिन ये FET OCI वाला इलेक्शन इर्रिवोकेबल है, लेकिन ये FET OCI वाला इलेक्शन इर्रिवोकेबल है, लेकिन ये FET OCI वाला इलेक्शन इर्रिवोकेबल है, इसलिए मजबूरन हमें इसको इसके हाल पर ही छोड़ना पड़ेगा। इर्रिवोकेबल है, आगे क्या लिखा है मैंने? इसीलिए मजबूरन हमें इसको इसके हाल पे छोड़ना पड़ेगा, इसको इसके हाल पे छोड़ना पड़ेगा। हालांकि पेरेंट का मॉडल FETPL है, हालांकि पेरेंट का मॉडल FETPL है। गॉट इट? समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ FETPL तो चला गया जहाँ इसने जाना था। अब इधर देखो, ये 1029 कहीं भी नहीं जाता, ये 741 कहाँ जाया करता है जी? वर्किंग 5 में, और ये वर्किंग 5.1 में। ये 80 कहाँ जाएगा आज फिर? वर्किंग 5 यानी SOCI आएगा, और OCI में पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वाला FET OCI वाला गेन। लेकिन क्या करें, बफलो इज ब्राउन, ये इर्रिवोकेबल इलेक्शन कर बैठा है हम उसको नहीं अब मजबूर कर सकते कि ग्रुप की पॉलिसी के तहत इसको FETPL पे लाए, ही नहीं हो सकता, ठीक है। और ये तो वैसे ही हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है, ग्रुप का पार्ट नहीं है तो ये जो मर्जी करे बाढ़ में जाए हमारी बला से, ये जो मर्जी मॉडल इस्तेमाल करता रहे, ठीक है। अच्छा जी, लो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, P+S फेस पर करेंगे और ओपन करेंगे वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3। तैयार हैं? सारे तैयार हैं या आधे तैयार हैं? सारे तैयार हैं। HL ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फाइनेंशियल, मैंने भी गलत करता है जी,
फॉर द ईयर एंडेड 2000। ये सबसे टफ सवाल है जी आपकी कंसोलिडेशन का। ये 9 सवालों में बाकी 8 सवाल आसान है, सिर्फ इसी में मसला है जी। टेस्ट वाला भी आसान है। अच्छा जी, अच्छा जी। अब सेल्स P प्लस एस, सारा P प्लस एस करना है, ठीक है ना। ये देखो P प्लस एस, एक मिनट, एक जरूरी काम तो हम भूल ही गए। वो 1 ने तो वर्किंग 3.5.3 में जाना है, ठीक है ना। चलो जी, दिस अच्छा फाइनेंस कॉस्ट भी है। हेलो, चलो अच्छा ले जी, शुरू हो जाए जी। 4100 जमा 2200 जमा 2250। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल 2880 जमा 1125। कॉस्ट ऑफ सेल जी कितना, 2080 प्लस जीपी आ जाएगा। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 800 प्लस 150। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 800 प्लस 550। फिर क्या है जी, अदर इनकम है 440 प्लस 414 प्लस 216। उसके बाद ये गेन ऑन, ये पीएनएल का आइटम है। अब पी का ये मौजूद है, बोलो, लेकिन एस का ये मौजूद, मैं इसको भी अदर इनकम में ही ना डाल दूं, आसानी हो जाएगी। क्या ख्याल है, मतलब नहीं, इसका कोई फर्क नहीं है ना, अदर इनकम ही होती है। ये गेन ऑन लॉस पीएनएल में अगर हमने डाला है तो मतलब ये हमारी अदर इनकम नहीं है। तो अदर इनकम है तो 414 प्लस 216 प्लस 195 कर दो। कोई मसला है कि नहीं है। अदर इनकम में लिखूं या ना लिखूं जी, अदर इनकम में लिख लेता हूं। मैं तो कहता हूं, देखो ना, इन दोनों के अंदर तो अदर इनकम है नहीं। क्या ख्याल है, मेरे ख्याल में तो लिख लेने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये कर लेता हूं मैं, इतनी मेहरबानी कर देता हूं आप पे, पी के साथ ही इसको लिख देता हूं। ये पी की अदर इनकम बन जाएगी, प्लस एस की ये होगी, इधर कोई नहीं है, ठीक है ना। तो अदर इनकम ही है, अलग से ऐसे लाइन आइटम जगह भी घेरी जाती है जी। अदर इनकम 190, ये क्या आ गया जी, पी, ये हो गया पी, अदर इनकम ही है ना, प्लस एस। चलो ये कर देता हूं, आप कंफर्टेबल हो गए। पी की अदर इनकम प्लस एस की अदर इनकम 216। अब सही है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद क्या है जी, फाइनेंस कॉस्ट 0 प्लस 50। फाइनेंस कॉस्ट पी प्लस एस। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़कर पैट है, टैक्स है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर यहां पर हम लिख देते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम ऐड करेंगे, हाँ ऐड करेंगे टैक्सेशन। यदि गल्ला चेक करो तुसी, बाकी गल्ला छाड़ दो, पैट ही लिख देता हूँ भाई, टैक्स है नहीं ना सवाल में, तो पैट आ गया यहाँ पर। उसके बाद ऐड करेंगे हम ओसीआई, ठीक है। अब ओसीआई के अंदर पी प्लस एस करना है हमने, तो पी 0 है और पी 0 प्लस -80 यूं हो जाएगा, ठीक है ना। तो पी प्लस एस इस तरह से बनेगा। पी, ये तो पीएनएल में चला गया ना, अदर इनकम में ऐड कर दिया। यहां पे अब क्या पड़ा हुआ है, ओसीआई वाला कुछ नहीं, ओसीआई कोई आइटम नहीं है। पी 0 प्लस एस, वो प्लस क्या है, लॉस पड़ा हुआ है, तो माइनस बन जाएगा पी प्लस एस। ठीक हो गया, यहां तक को मसला। हमने सारा कुछ फेस पर लिख दिया, साथ ही क्या करना है, पी प्लस एस फेस पे कर दिया। अब ओपन करें वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3, सारी फिगर्स मैंने तैयार करके रखी हुई हैं, ठीक है। 5, 5.1, 5.2, 5.3। वैसे ज़रा बताता चलो, 31 दिसंबर ईयर एंड है, तो ये तो 1 जुलाई 20 को ख़रीदा था हमने सब्सिडरी को, है ना। 1 जुलाई 20 है तो 31 दिसंबर 20 गुजरा, और फिर ये तो फिर पूरा साल ही रही है हमारे पास। लेकिन सब्सिडरी के बारे में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये हमारे साल जनवरी फरवरी में नहीं थी, तो इस पर बटा लगना है, ठीक है। तो बहरहाल फिलहाल मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, सब्सिडरी को तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है ना। चल, तो वर्किंग नंबर 5, एस प्रॉफिट, डुली जगह
उधर पड़ी हुई। वर्किंग 5 एस प्रॉफिट्स जी। कोई बटा लगाने की जरूरत है जी, बता दें फिर एस के प्रॉफिट्स 741। वर्किंग 5.1 ए प्रॉफिट्स, चलो ए प्रॉफिट्स आ गए। अब ए के प्रॉफिट्स जो हैं इन पे तो वैसे भी बटा ही लगना होता है, लेकिन फिलहाल ब्रैकेट में रखो, इस पे परसेंटेज लगनी होती है, लेकिन पहले इस पे फ्रैक्शन लगेगा टाइम का, ठीक है। बहरहाल ए का प्रॉफिट कितना है 492। इधर देखो 492 को हमने क्या कर दिया 10/12, ठीक है जी। लेकिन वो अलग बात है कि इसके ऊपर अगला काम भी करना पड़ता है, शेयर होल्डिंग की परसेंटेज है हमारी, तो ये भी कर दिया जी। बता दो 123, ठीक है। उसके बाद वर्किंग नंबर 5.2 जी। एसओसीआई, एसओसीआई के अंदर एसओसीआई इधर पड़ा है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, नेगेटिव 80, तो भाई कुछ नहीं इस तरफ आ जाया करता था बस, एसओसीआई 80। उसके बाद 5.3 एओसीआई, बातें ना करो भाई, एओसीआई, एओसीआई के अंदर कितना जी टोटल 120। अब पहले इसको 10/12 करेंगे, ध्यान से पूरा सवाल पढ़ के फॉर्मेट ओपन करते होते हैं हम तो। बाय द वे इस 120 में जो 100 पड़ा है ना, 100, इस 100 के बारे में वो स्टार लगा के कहता है रीवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर 21। इसमें पुराने ओनर्स का कुछ भी नहीं है, सब का सब पोस्ट एक्विजिशन है। एक बात। दूसरी, एसएल और एफएल ने इररिवोकेबली इलेक्ट किया हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को एट इनिशियल रिकग्निशन ऑन लो जी। इन्होंने भी इनिशियल रिकग्निशन कब की हुई है, यकम जून पे, यानी ये भी यकम मार्च के बाद की है, इसलिए मेरे बच्चों इसके ऊपर कोई फ्रैक्शन नहीं लगेगा। मैंने ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर दी, लॉस ना समझ लेना कहीं, लॉस नहीं है, ठीक है। और भाई सही है 120 है, लेकिन अब इसके ऊपर बटा नहीं लगाना, सिर्फ क्या लगानी है 30%, ठीक है जी। ये यूं कर देता हूं मैं ताकि एक जैसा हो जाए, ये इस पे फ्रैक्शन लगा के 30%, इस पे बिना फ्रैक्शन 30% जी। ये समझ आइए क्यों नहीं फ्रैक्शन लगाया, सारे का सारा ओसीआई आफ्टर एक्विजिशन। लें जी, अब सवाल की एडजस्टमेंट स्टेप 3 है, एडजस्टमेंट ऑफ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। डिटेल ऑफ एचएस, अच्छा वर्किंग वन तो लाजमी बना करती है, आपको पता है पीएनएल का सवाल भी हो तो वर्किंग वन तो हमें बनानी ही पड़ती है। उसकी वजह है नेगेटिव गुडविल का आना भी हो सकता है, और गुडविल आ जाए उसकी इम्पेयरमेंट भी करनी पड़ सकती है, तो एडजस्टमेंट अकाउंट वर्किंग वन ये लाजमी बनता है। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आती है उसी की लड़ाई पड़ी होती है सारी की सारी आमतौर पे, ठीक है जी। तो उसके लिए वर्किंग 1.1 आपको नज़र आ रहा है, आज भी वही मसला है जो अज़ल से चला आ रहा है जी। इसको देख लेते हैं इंशाल्लाह। ओके, कोहार्ट की तरफ रवानगी है तुम्हारी। अच्छा नेक्स्ट आ जाए जी, एडजस्टमेंट्स शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, डिटेल ऑफ एचएल्स इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज, ज़रा ध्यान से देख लेते हैं इसको। एस को तो हमने पिछले साल के मिड में ख़रीदा था, यकम जुलाई, इसका मतलब इसकी कहानी कुछ यूँ चलेगी। हर एडजस्टमेंट को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। हमारा साल तो ये चल रहा है, अब कोई भी काम इधर हो रहा है तो ये 6 महीने हमारे साल में नहीं होंगे, इससे आगे वाले हमारे साल में होंगे, ये ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट का सवाल कर रहे होते तो फिर तो ज़िंदगी आसान हुआ करती थी, जिस दिन से ख़रीदा उस दिन से बैलेंस शीट डेट तक हमने आना होता था, लेकिन पीएनएल के अंदर आपको पता है फॉर द ईयर मामला होता है, ठीक है। अच्छा, तो एसएल का शेयर कैपिटल गिवन है और रिटेन्ड अर्निंग्स हैं ये प्री हैं, क्योंकि देखो ना इस डेट के सामने लिखा हुआ सारा कुछ, ये सारी चीज़ें क्रॉस नहीं की मैंने, मैं ये बता रहा हूँ इस डेट के सामने रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो ये कौन सी रिटेन्ड अर्निंग्स है प्री, और इसी तरह से ये भी प्री हैं। लेकिन सवाल के अंदर उसने मुझसे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का अकाउंट नहीं मांगा, जैसे एक सवाल में मांगा था, याद है, जब उसने इन्वेस्टमेंट एसोसिएट का अकाउंट नहीं मांगा तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि कोई मुझे डिविडेंड निकालना पड़ जाए। ज़रा डाटा को कम कर रहे हैं,
और उसके बाद आपका फेवरेट पॉइंट, किसी सवाल में नहीं छोड़ा उसने, है फॉलोइंग वाज द, इवन टेस्ट वाले सवाल में भी आज वो मौजूद था, है जी। तो फॉलोइंग वाज द कंसीडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसएल शेयर्स, ठीक है। इमीडिएट, अच्छा अब देखो ना, बात क्या है, एडजस्टमेंट्स वही हैं, फनकारियां चेक करो। अब कुछ पेमेंट थोड़ी सी थोड़े दिन बाद, कुछ ज़्यादा दिन बाद, अब दोनों को डिस्काउंट करके लाना है। इमीडिएट पेमेंट ऑफ 1700 मिलियन, ये तो क्या हो गया जी, ये तो कैश हो गया। इसको तो हम फटाफट लिख देते हैं जाकर, कैश 17। आज वो सवाल वाली गलत फिगर कोई नहीं अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे हम यूँ लिख देते हैं कैश, जो हम कहते होते थे कैश ले लें, कितना जी, 1700, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट ऑफ 1700 मिलियन। नेक्स्ट, उसके बाद आई कहता है एंड अंदर पेमेंट ऑफ 843 आफ्टर 3 ईयर्स। अब इसका क्या सिंपल सा काम है, ठीक है, इसको आपने 3 साल बाद, एक थोड़ा सा मसला है, एक्विजिशन डेट है 1 जुलाई 2020 पे, ठीक है। अब 843 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकलती है, 843 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकलती है, निकालनी पड़ेगी। जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी उस पर इन्वेस्टमेंट को बुक करना है, फिर उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना है। लेकिन अब मसला क्या था, मसला यह था कि हमारी इन्वेस्टमेंट है 1 जुलाई को शुरू होगी, यहाँ पर लाइबिलिटी आई है हमारे पास, जो भी आएगी लाइबिलिटी यहाँ पे पड़ी है। अब इस लाइबिलिटी ने ग्रोथ शो करनी है एनुअल हिसाब से, जैसे हम लीज में करते थे, ये थोड़ा सा मसला था इसमें। लेकिन हमारे साल के अंदर इंटरेस्ट जो है वो 6 महीने का आना था, फिर अगला पूरा साल, अच्छा ये हमारा साल ही नहीं है, इसको तो वैसे ही छोड़ देना था। अगला साल जो है उसमें फिर पूरे साल का इंटरेस्ट बनना था, जिसमें से ये मसला था 6 महीने इस वाले में से और 6 महीने इस वाले में से निकलने था, ये मसला था। पुराने तरीके से भी आप चल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालें, उसके पूरे साल का इंटरेस्ट एक कैलकुलेट कर लें, फिर पूरे साल के इंटरेस्ट को उसमें कंपाउंड करके फिर एक साल का इंटरेस्ट कर लें, फिर पहले में से 6 महीने दूसरे में से 6 महीने निकाल लें, आपकी मर्जी है। लेकिन चूंकि अब हम IAS 37 कर चुके, हम प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं जैसे प्रोविजन को लेकर चलते थे वैसे ही ये वर्किंग भी हो सकती है। मतलब पहली एंट्री मैंने क्या कर दी जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री होगी, इधर देखो, डेट क्या है जी, 1 जुलाई 2020 है। अब प्रोविजन की बजाय पेएबल है ना, वो प्रोविजन जैसा ही। अब कितने पे करने हैं 3 साल के बाद, 840, और डिस्काउंट रेट सवाल के अंदर कितना गिवन है, कहीं गिवन है, दिखा तो दो मुझे, नहीं गिवन, नजर नहीं आ रहा, मैं दिखाने ही चला हूं भाई आपको। डिस्काउंट रेट एंड पर, सारा सवाल पढ़ते होते हैं ना हम तो, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट एंड पर गिवन है, आप तो पढ़ के शुरू कर दें। तो 3 साल के बाद डिस्काउंट रेट, 3 साल डिस्काउंट करके लाओ 1 जी। ये 600 की एंट्री आप किया करते थे, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, सॉरी पेएबल क्रेडिट, वो कैश वाली तो होगी ना, डायरेक्ट कर दी मैंने। अच्छा, अब उसके बाद हमने इस पेएबल को ग्रो करना होता है, ऐसा ही है, थोड़ा सा और इधर रख लें यार, डेट पेएबल। अच्छा, अब जैसे हम लीज में नहीं करते होते थे कि छोड़ो साल, जो फाइनेंशियल ईयर है उसको छोड़ो, इस लाइबिलिटी को देखो, इसको देख कर चलो, कितना था जी 600। अब ये किस दिन आया था जी, 1 जुलाई 2020। अब 30 जून 21 पर इसका साल पूरा होगा, ठीक है। 30 जून 21 पर एक लाइन छोड़कर हमने कैरिंग अमाउंट निकाल लेनी है लाइबिलिटी की। ये जरा मैं इसलिए इस तरह से करवा रहा हूं, दूसरे तरीके से चल सकते हैं आप 600 पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकालें, फिर उस 12 महीने के इंटरेस्ट को कंपाउंड कर लें, 600 में ऐड करें, फिर अगले 12 महीने का निकालें, फिर उसमें से पहले में से कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। फिलहाल एक तरीका आप चूंकि सीख लिया तो इसको यूज कर रहे हैं, पर्चे के अंदर कर सकते हैं यूज आप जी। 843 ही फ्यूचर वैल्यू है, इसको 2 साल पीछे ले आए जी, तो 72 का क्या आ गया, इंटरेस्ट। उसके बाद फिर 30 जून 2022 पर भी पहुंचो, क्योंकि हमारा रेलेवेंट ईयर कुछ इसमें से निकलना है। 1 जुलाई से 30 जून हमारे साल वाला इंटरेस्ट है ना, तो 6 महीने हमारे साल के इसमें पड़े और फिर 6 महीने अगले इसमें पड़े होंगे। खैर दूसरा तरीका भी बताता हूँ, फिलहाल तो ज़रा प्रैक्टिस चूँकि हो गई है तो मेरा दिल है कि वही ज़रा रिवाइज कर लें जी। 843 इंटू 1.12 raised to power -1,
बैलेंसिंग 81। अब इंटरेस्ट मैंने निकालना है। अब इधर देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस में निकालना चाह रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। ये इंटरेस्ट यकम जुलाई 20 से 30 जून 21 तक का है। यकम जुलाई 20 से 31 दिसंबर 20 तो मेरे साल में फॉल ही नहीं करता, ठीक है ना। साल 31 दिसंबर 21 ऐसा ही है, ये है 31 दिसंबर 20। तो यहां से लेकर यहां तक जो इंटरेस्ट है वो पूरा 72 बनता है, लेकिन ये 6 महीने तो मेरे साल में फॉल ही नहीं करते। तो मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर फॉर द ईयर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 72 को 6/12, ठीक है, जो भी आता है, प्लस इस 80 में ये 80 फिर यहां से लेके अगले पूरे साल का इंटरेस्ट है। मेरा साल ये रेलेवेंट पड़ा हुआ है, तो मैं इस 81 में से भी 6/12 करूंगा, ठीक है। तो ये मेरी जी 76.5, इसकी एंट्री मैंने करनी है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। कितने से जी 76.5। अब ये एक चबल सी बजी हुई थी यहां पर, क्या कर सकते हैं। देसी तरीका क्या, मतलब पुराना तरीका क्या, आपने यूं करना था 600 रुपये का 12%, 600 रुपये लाइबिलिटी बन गई ना, कितना बनता है 72 ही बनेगा। अब अगली बार 600 जमा 12 करें और इस पे 12% लगाएं, यही आना है, हाँ ना यार 600 जमा और सॉरी वही सॉरी, मुझे 12 सॉरी परसेंटेज ना लगा होता, 72 जी, बोलो यही आना चाहिए। 81 नहीं है ना, 80.64, 81 नहीं है। अच्छा, अब ये वाला काम आपने किया हुआ है, इसको 6/12 इसमें से निकाला हुआ है और 6/12 इसमें से निकाला हुआ है, आपका इंटरेस्ट बन गया 76.5। जो दिल करे वो कर लो। ये मैंने इसलिए ऐसे करवाया, ये आसान इसलिए लग रहा है कि क्योंकि ये पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन ये एक नया काम सीख लिया है। मैंने कहा चलो जैसे दिल करे, दिस और दिस, जैसे आपका दिल करे एक वर्किंग छोटी सी कर दें। बहरहाल अब ये एंट्री होनी है जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश ले लेना, कैश ले लेना, कितना जी 600, और पेएबल बैलेंस शीट में क्रेडिट, मैं नहीं कर रहा, डन जी। दूसरी चीज इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट कितने गया ये, प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से, इसको आप वर्किंग नंबर 8 कह लें जी, वर्किंग 8। मुझे तो यहाँ वाला पसंद आया, आप अगर वही पसंद फरमा रहे हैं तो बिल्कुल आप यही वाला कर लीजिएगा जी। जी वर्किंग नंबर 8 ये रेफर कर दिया आपने यहाँ पे भी वर्किंग 8 लिख सकते, ले ठीक है जी। अब P&L कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट बैलेंस शीट में नहीं किया, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट वो फिर बैलेंस शीट में। अगली बात, क्या वर्किंग 5 को हिट करेंगे, वर्किंग 5 को हिट करेंगे, साथ साथ सोचना है इनकम स्टेटमेंट के सवाल के अंदर, क्यों नहीं हिट करेंगे। ये CRE टाइप एडजस्टमेंट है, वर्किंग 27 वाली, पेज 27 वाली सारी एडजस्टमेंट्स मैंने कहा था किसको सिर्फ हिट करती हैं। तो जो वर्किंग पसंद है वो जल्दी से करें, मैं आगे पढ़ूं। हाँ जी चले आगे। इधर ले आए हैं, अच्छा जी पढ़ें इसको, जिन्होंने नहीं किया अभी तक नोट, चलो वो नोट करें, तब तक बाकी ये पढ़ लें। जी कुछ समझ आती है, को हाथ पड़ता है।
एन अमाउंट ऑफ 500 मिलियन पेएबल ऑन यकम मई 21। खरीद रहे हैं हम इसको यकम जुलाई 20 पर और कुछ पैसे यकम मई 21 को देने लगे हैं 500। दैट वाज कंटिंजेंट अपॉन पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस ऑफ एसएल। फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंसिडरेशन वाज एस्टिमेटेड एट 290 इस दिन एज वेल एज ऑन 31 दिसंबर। सुभान अल्लाह, यानी कि ईयर एंड पर भी इसकी फेयर वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक है जी, सही है। अच्छा, however due to improvement in business condition in 21 the target was achieved and full amount was paid। HL has included। अच्छा, ये बाद में देखते हैं, ये बाद में देखते हैं जी। सबसे पहले होना क्या चाहिए, अब मामला पता है क्या था, 2 साल की कहानी। ये जो 1.5 साल पहले सब्सिडरी खरीदा है ना, और इनकम स्टेटमेंट का सवाल है, ऐसा क्लास में किया था, यही मार दे रहा है, टेस्ट में भी यही मार दे रहा था नहीं। अच्छा चलो, अच्छा जी, अब किस दिन खरीदा है जी हमने सब्सिडरी को, यकम जुलाई 20 पर। ये मेरा जनाब 31 दिसंबर 2020 है और ये जनाब 31 दिसंबर 2021। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि हमने कहीं जाकर यहाँ पर यकम मई पर यहाँ कहीं हमने जो है वो 500 रुपया पे करना है। ठीक है जी, करना होगा हमें। इससे क्या, कंटिंजेंट वाली लाइबिलिटी जो होती थी, जिस दिन जो पे करना है उसका हमें कोई सरोकार नहीं होता था, बल्कि प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते थे, वो हमें फेयर वैल्यू देता था, ईयर एंड पे उसको रीट्रांसलेट कर रीमेजर कर लेते थे, वर्सेस वाली कैलकुलेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर खड़े होकर 290 रुपये फेयर वैल्यू थी, ईयर एंड पर भी वो 290 पर ही है। यानी यकम जुलाई 2020 को हमने एंट्री पास करनी है इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, पेएबल ही कहते थे ना इसको भी, कंटिंजेंट कंसिडरेशन पेएबल है कितनी जी, 290 पर। अच्छा, उसके बाद ईयर एंड आता है, तो 31 दिसंबर 20 पर कोई चेंज नहीं इसमें आया, वो खुद ही कह रहे हैं, इसलिए हमने कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन जब अगला साल आया, जो हमारा साल है, मुसीबत मारा, जो हमारा साल है, उसमें अब इस पेएबल की पेमेंट उसने करवाई, जालिम। कौन से दिन करवानी है जी, यकम मई को। चलो ठीक है जी, यकम मई 2021 पर जब पेमेंट की बारी आई तो हमने कहा चलो जी पेएबल डेबिट करो। अब पेएबल कितने पे मौजूद है, लेकिन आपने पे कितना किया, पूरा 500। अब बैलेंसिंग कितना आ रहा है, ये 210। अब कहाँ डालें, मतलब जो ईयर एंड पे कहाँ डालते थे इसको, एक्सपेंसेस में। ठीक है, ईयर एंड पे इसको एक्सपेंस में डाला करते थे। अब ये एडमिन एक्सपेंस है, अगर बैलेंस शीट का सवाल कर रहे थे तो सीआरई में डाल देते, और अगर पीएनएल का कर रहे हैं तो इसको एक्सपेंस में डाल दें। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट करें, पेएबल क्रेडिट करें। जब इन्वेस्टमेंट डेबिट करेंगे, पेएबल तो क्रेडिट नहीं ना करेंगे। 290 से इन्वेस्टमेंट डेबिट करके पेएबल तो बैलेंस शीट में करना होता है ना। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से, ये क्या है जी, ये कैश भी ले लेना, कोई वर्किंग का नंबर दे दें उसको, वर्किंग 9 कह दें, फिर इसको वर्किंग जहाँ की है, करना है या नहीं करना, कर लो, अच्छी बात है, वर्किंग नंबर 9। ये वैसे सवाल में गिवन था, इसको नहीं, इंटरेस्ट को वर्किंग 9 कह देते हैं। ठीक है, सही है। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट हो गया जी हमारा। अब उसके बाद ये एंट्री के लिए मैं वर्किंग नंबर 9 अब इसको कर रहा हूँ। वहाँ असल मेरी आज वर्किंग इतनी लेंथी होगी, वरना तो हमने ये टारगेट बनाया था कि वहाँ छोटी छोटी वर्किंग्स करेंगे। ठीक है जी, अब पेएबल भी बैलेंस शीट आइटम, कैश भी बैलेंस शीट आइटम, ये एक्सपेंस जो है ये एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड कर दो। कितना, 210 एग्जैक्ट, वर्किंग नंबर 9। हिट वर्किंग 5 साथ ही देखना है, हिट वर्किंग 5 क्यों, पे 27 वाली एडजस्टमेंट है, सारी की सारी सीआरई को हिट करती हैं, और पीएनएल के अंदर वो सीआरई टाइप एडजस्टमेंट एस प्रॉफिट को हिट नहीं करती। चलें आगे।
HL हैज़ इंक्लूडेड, ओए होए होए, HL हैज़ इंक्लूडेड फुल अमाउंट इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओहो, गलत कर दिया उसने एज पर क्वेश्चन को। एज पर क्वेश्चन वाली फिगर है ही नहीं। जब ऐसा मामला होता है तो मैंने आपको कहा था हम ओरिजिनल से ही इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बना लिया करते हैं, ठीक है ना। तो मसला कोई नहीं है, अगर गलत फिगर से सही निकाल रहा होता तो ये जो उन्होंने 500 पर पूरी इन्वेस्टमेंट की है रिकॉर्ड, तो उसको मैं रिवर्स करता या कुछ करता, लेकिन टेंशन ही कोई नहीं है, मेरे पास गलत फिगर है ही नहीं PNL सवाल वाली, इसलिए जो ओरिजिनल एंट्री है उसी के ओरिजिनल से मैंने उठाकर इन्वेस्टमेंट बना ली है और एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई है मेरे ख्याल से इसकी। आगे तो एसोसिएट चल पड़ा है ना। टोटल कितना आता है? 2590। ठीक है जी, डन। वर्किंग नंबर 1 पॉइंट। चलें जी, नंबर 3 एडजस्टमेंट। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ SL, कैरिंग वैल्यू ऑफ हिज नेट एसेट्स वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट, नहीं ये वाला बार बार आया, ऊपर वाला देखते हैं। बहरहाल मसला नहीं है, अच्छी बात है, बार बार आने वाली एडजस्टमेंट्स तो अच्छी होती हैं बच्चों। अच्छा, वो कहता है ये बार बार नहीं आई हुई, ये तो पहली बार आई है, ये तो हैवी एडजस्टमेंट है। यही तो एडजस्टमेंट है जो आज की मेहमान खसूसियों में से एक है। आज काफ़ी सारे मेहमान खसूसी हैं। गुजार भाई मुझे आपसे काम है यार, मिलना तो सीनियर क्लास के बाद, ताबे दूर ना हो जाना मुझसे। अच्छा जी, एक्विजिशन डेट ये एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ SL। अब सारी क्लास सोचता रहेगा, हालांकि कम छेड़ रहा था ना मुझे, तंग कर था, बार बार बोल रहा था, मैंने कहा चलो चुप तो कराऊं, अब ये देखना बोलेगा नहीं, लेकिन है सही मुझे तो। अब देखना उस्ताद का तजर्बा जी। 1 जुलाई 2020 पर हमने S को एक्वायर किया एट डेट ऑफ एक्विजिशन। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसकी फेयर वैल्यू 180 थी। द कॉस्ट ऑफ 140 million incurred before acquisition by SL on development had been expensed out in SL books since project did not meet the criteria। यहां से आगे ना पढ़े। अब मुझे इतनी बात बताएं, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ किसको? 140 रुपए की कॉस्ट को, क्योंकि वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही। इसका मतलब बुक्स के अंदर इसकी बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू कितनी है? 0। अब 140 को इग्नोर करो, 180 को पकड़ो, और 180 की एंट्री क्या बनी? 180 की एंट्री बोलो, डायरेक्ट ना कर दें, इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये इंटेंजिबल डेबिट सरप्लस, तो शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस, कितना जी? 180। ये किसका है जी? इंटेंजिबल का। या यहाँ पर ब्रैकेट में आप यूँ लिख सकते हैं, बट ठीक है, उसे भी पता होना चाहिए। ये 180 माइनस 0 कर लो, या 0 माइनस 180, दो ही लिखने हैं, बस पता हो आपको कि कौन सी दो फिगर्स का डिफरेंस लिया आपने। ओके, अच्छा, अब हम कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट का सवाल। कौन सा सवाल कर रहे हैं जी? इनकम स्टेटमेंट का सवाल। मुझे बताओ, इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते हुए मुझे यहाँ डेट ऑफ एक्विजिशन से कंसोलिडेशन डेट तक की डेप्रीसिएशन यानी अमोर्टाइजेशन चाहिए, या इस साल की? 2021 मेरा साल है, 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर 2021 के दरमियान। अब वो कहता है सॉफ्टवेयर, अभी मैंने ब्रैकेट नहीं पढ़ी, पता नहीं है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, थोड़ी देर में देखते हैं, इसको भी देखते हैं क्या मुसीबत है। ठीक है जी, छोड़ो इसको। अब यही तो एक चवल थी छोटी सी, वरना बाकी सारा काम रूटीन वाला आप करते आए हैं, तो ऐसे छोटी मोटी चवल बीच में बजी होती है। कोई भी उसको देख के परेशान ना हो, जो रूटीन वाला काम है करते जाएं, उससे ज़्यादा नंबर उसमें पड़े होते हैं। ठीक है, खैर चले छोड़े। द सॉफ्टवेयर हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years। अब 180 जो है, इसी को ही डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 4 से, लेकिन ये पूरे 1 साल की है, हमें तो 1.5 साल की चाहिए। हमें 1.5 साल की डेप्शन चाहिए, हमें 1 ही साल की डेप्शन चाहिए। और वो कितनी निकल आई जी? इसकी छोटी सी वर्किंग, अच्छा चलो खैर, डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट
अब कर ही लेते हैं छोटी सी वर्किंग। मैं तो कह रहा था यहाँ पे कर लें, लेकिन चलो यहाँ पे छोटी सी वर्किंग कर दूँ। इधर तंग हो रहा है काम। ऊपर सिर्फ आपको समझाने के लिए वर्किंग ये है, अगर छोटी सी वर्किंग करें तो। कौन सा नंबर है जी? वर्किंग 10 जी। अब इन्वेस्टमेंट, ये इंटेंजिबल डेबिट और वर्किंग वन में सरप्लस क्रेडिट, बैलेंस शीट की एंट्री कर दी हमने, वर्किंग वन में भी कर दी। अब छोटी सी वर्किंग पीएनएल के फेस पे जो फिगर नहीं आनी है, जो सवाल में गिवन नहीं थी, वो शो करनी है, ठीक है। तो 180 डिवाइडेड बाय 4 आंसर, ये 45 की एंट्री क्या बनेगी? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल देना, ये कितना, और इंटेंजिबल क्रेडिट। वर्किंग 5 को हिट कराएं, क्यों ना कराएं भाई, एस का एसेट है, जो सिफर था हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है जी? इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन। अच्छा, यहां पर भी वर्किंग हो सकती थी वैसे बाय द वे, लेकिन चलो अब मैंने वर्किंग कर दी छोटी सी। चलें आगे। अच्छा, आगे कहाँ जाना है इसको तो देख लें। वो कहता है आफ्टर एक्विजिशन एसएल इनकर्ड फर्दर 20 मिलियन विच रिजल्टेड इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। वो कहता है कि उसके बाद क्या हुआ कि ये एक्विजिशन हमने इस दिन कर ली ना, इस दिन एक्विजिशन के बाद ये इस अरसे के अंदर 20 मिलियन का खर्च हुआ, जो कि कैपिटलाइज होने के काबिल भी था, यानी कि उन्होंने भी इंटेंजिबल बना लिया। अब अगर एस ने इसको इंटेंजिबल बना लिया होगा इस दर खड़े होकर, तो क्या इस साल में उसने अमोर्टाइज कर नहीं लिया होगा? बोलो, कहीं सवाल में लिखा हुआ है कि उसने अमोर्टाइजेशन नहीं की हुई? देखो ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो कहता है आफ्टर एक्विजिशन एसएल ने, आफ्टर एक्विजिशन यानी इस दिन के बाद, एसएल इनकर्ड फर्दर 20 मिलियन विच रिजल्टेड इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन जनवरी 21। 20 मिलियन मजीद लगा और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इससे पहले तक यहां तक 140 लग चुका था, वो एक्सपेंस आउट किया हुआ था, उसको तो दोबारा कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आगे 38 याद करो, वो याद है। इस दिन से ऑनवर्ड्स 20 मिलियन लगाया, जो इस साल के एंड पे इंटेंजिबल बन गया, या अगले साल के पहले दिन। अब सवाल में कहीं लिखा हुआ उसने अमोर्टाइज नहीं किया होगा, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 20 का इंटेंजिबल रिकॉर्ड भी हुआ होगा, बैलेंस शीट हमारे सामने है नहीं, और उसकी अमोर्टाइजेशन भी रिकॉर्ड हो गई होगी। तो इसको क्या करना था? इग्नोर। इसको क्या करना था? माजरत के साथ। अब ये छोटी सी बात थी जो नहीं क्लिक होती पेपर के अंदर, माजरत। लेकिन इधर देखो ना, पहले क्या कुछ हो गया, आपने एक एडजस्टमेंट की इंटेंजिबल डेबिट सरप्लस क्रेडिट, फिर दूसरी एडजस्टमेंट की अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट, साथ ही वर्किंग 5 को हिट कर दिया। अब इतना काम कर भी तो लिया है, अब अगले के भी साथ कुछ आप कर दिया होगा आपने, तो कोई एक आधी फिगर, एक आधा नंबर कट जाएगा, बाकी इतने आ भी तो गए। ऐसी चीज़ें होती हैं, इस सवाल में भरमार थी ऐसी चीज़ों की। लेकिन इस अटेम्प्ट के अंदर फिर और सवाल भी होते हैं, वो फिर आसान हो जाते हैं। तो ये बैलेंस चल रहा होता है पेपर। बहरहाल फाइट करने वाले को इसमें भी 60-65%, 70% नंबर मिल जाते हैं। फाइट करनी है बस। चलें जी, आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट आ गई आगे। ये कौन सी एडजस्टमेंट है? ये एडजस्टमेंट नंबर जी बेटा 3 चल रही है। हैं बेटा, समझा तो रहा हूँ बेटा, आप नींद में थे क्या? उस वक्त बताएं ना जब मैंने सारी बात कर दी है। नींद से अब उठे? इधर देखें, इधर देख, मेरी बात सुनिए। यहाँ तक 140 खर्च हो गया। सवाल एडजस्टमेंट पढ़ी है? एक दफ़ा फिर पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो, शाबाश, मिल के पढ़ते हैं। मैं पढ़ाता हूँ। एन इन प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर अ सॉफ्टवेयर हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 180, द कॉस्ट ऑफ 140 इनकर्ड बिफोर एक्विजिशन। मतलब यकम जुलाई पर हम एक्वायर कर रहे हैं ना, 140 कॉस्ट इनकर हुई थी एक्विजिशन से पहले बाय एसएल, जो एसएल ने इनकर की थी कॉस्ट ऑन डेवलपमेंट हैड बीन एक्सपेंस्ड आउट इन एसएल्स बुक्स सिंस प्रोजेक्ट डिड नॉट मीट क्राइटेरिया। इसकी बुक वैल्यू क्या है? 0। हमने इसको किस पे रखा? 180 पे। फिर इसकी अमोर्टाइजेशन भी कर ली, नॉर्मल रूटीन वाला काम था। अगली बात, आफ्टर एक्विजिशन, यकम जुलाई के बाद, आफ्टर एक्विजिशन एसएल इनकर्ड फर्दर 20 मिलियन। SL incurred after acquisition, SL incurred further 20 million which resulted
इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन यकम जनवरी 21, यानी कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ना, मतलब इंटेंजिबल बन गया। अब अगर आप कहते हैं कि ये इंटेंजिबल बन गया है तो इसको भी अमोर्टाइज करें, तो मेरा सवाल ये है कि क्या उसने कहीं लिखा हुआ है कि ये इंटेंजिबल इन्होंने नहीं बनाया होगा और इसको अमोर्टाइज नहीं किया होगा? जब वो कह रहे हैं कि पहले वाले को एक्सपेंस किया था, लेकिन इसके बाद वाला जो 20 मिलियन है इसको जब इन्होंने कंप्लीट किया, मतलब इसको इनकर किया, तो ये कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब फिर ये रिकॉर्ड भी हुआ होगा और ये अमोर्टाइज भी हुआ होगा, हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी मैक्सिमम आपने क्या किया होना, इन्वेस्टमेंट डेबिट करके क्या किया होना, कैश क्रेडिट, वो भी बैलेंस शीट में नहीं है। मैक्सिमम क्या किया होना आपने, अगर करना चाह रहे होंगे तो इस 20 को भी अमोर्टाइज कर लेते हैं यार, तो ये आपने कर लिया होगा। जो मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं है करने की, इग्नोर करें, नहीं ना करते, वो भी हुआ पड़ा है, इसीलिए बैलेंस शीट में ऐड नहीं कर रहे, तभी तो अमोर्टाइज भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर बैलेंस शीट का सवाल कर रहे होते तो आप उधर भी ऐड करते, ये आप गलती करते और अमोर्टाइज भी करते। खैर कोई मसला नहीं है, कर देते तो बात ही करना सी, काटते नहीं सी करना, खेलते जाओ। ले जी आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वॉज यकम जुलाई, वी नहीं जान छड़ रहे जी। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वॉज हायर देन इज कैरिंग वैल्यू बाय 200। यहां पर हमने 100% गेन बुक कर लिया। क्या ख्याल है, यकम जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2021, 200 मिलियन का गेन, मतलब वो कह रहा है ना कि इन्वेंट्री जो है उसकी फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 200 रुपए हायर है। तो हमने क्या एंट्री की होगी इस दिन खड़े होकर, क्या एंट्री की होगी हमने, इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस गेन इन वर्किंग वन क्रेडिट, वो जो पूरे का पूरा जीपी हम, तो 200 का 200 100% जीपी हमने यकम जुलाई पे बुक कर लिया। ठीक है, आगे वो कहता है इसमें से 50% गेन पहले साल में, कैसे उन्होंने बुक कर, एस ने भी 50% गेन बुक कर लिया। कैसे, उसने ऐसे नहीं लिखा, उसने ऐसे लिखा हुआ है कि 50% ऑफ द इन्वेंट्री वर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री ऑफ एसएल एट 31 दिसंबर 20, यानी 50% अगले साल, इस साल के एंड पर इधर तक इन्वेंट्री में पड़ी थी। इसका मतलब 50% बिक गई थी, तो 50% पे उसने गेन रिकॉर्ड कर लिया था। मुझे उससे कोई लेना देना, पीएनएल का सवाल है, बैलेंस शीट का सवाल होता तो सारा पकड़ते। ठीक है, और 10% अभी भी पड़ी हुई है, मतलब इस पूरे साल के अंदर 40%। हमें मसला किससे होता है, सोल्ड से, अनसोल्ड से नहीं होता ना। यहीं पर हमें अनसोल्ड से मसला ही नहीं होता, इस इन्वेंट्री वाले एडजस्टमेंट के अंदर हमें सोल्ड के साथ मसला होता था। तो सारा 100 मिलियन, 100% 200 मिलियन का जो गेन इधर बुक किया, एस ने भी उसके आधे को बेच लिया, तो उसने आधा बुक कर लिया होगा। पिछले साल का सवाल कर रहे थे तो हम ये 50% यानी 100 उल्टा देते, लेकिन इससे मसला नहीं था। और कहते हैं अगले साल भी इसमें से, पहले साल के एंड पे इसमें से 50% इन्वेंट्री पड़ी है और अगले साल के एंड पे इसमें से अभी 10% पड़ी है। अरे पड़ी है तो उससे मसला ही नहीं है हमें तो जो नहीं पड़ी है उससे मसला है, सोल्ड से मसला होता है, यही सिखाया था। ठीक है, अब हमारा साल ये, ठीक है, इसके अंदर 200 का कितना परसेंट बिका है, हमने जो काम किया था एक्विजिशन डेट पर, सब्सीक्वेंट टू एक्विजिशन सब्सिडरी ने भी वो कर लिया, तो हम सब्सिडरी को कहेंगे चल शाबाश उल्टा दे, तो भाई उल्टा दे, उल्टी कर दे तो वर्किंग करने की तो जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, डायरेक्ट चलते हैं जी। इसकी एंट्री क्या होगी, हमने पहले एंट्री किया, इस दिन खड़े होकर एंट्री किया कि इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, ये एंट्री तो करनी नहीं पड़ेगी, ये एंट्री तो यहां तो करेंगे ना, वर्किंग वन तो डेट ऑफ एक्विजिशन पर खड़े होकर बन रही होती है। क्या ख्याल है, तो जी कितना 200 वर्किंग वन क्रेडिट, और उसके बाद फिर सब्सिडरी ने भी, इस साल की बात करें तो 200 का 40% कितना बनता है, 80 रुपीज़ को उसने भी गेन के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने कहा यार ऐसे तो नहीं अच्छा लगता सब्सिडरी, आप इसको उल्टाओ। ठीक है, अब सब्सिडरी का प्रॉफिट हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको उल्टाना है तो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देंगे तो उलट नहीं जाएगा प्रॉफिट। क्या ख्याल है, प्रॉफिट उल्टाना है नहीं उल्टाना, प्रॉफिट उल्टाना है, जीपी उल्टाना है, तो जीपी को नहीं छेड़ते क्योंकि वो बैलेंसिंग निकालते हैं। हम क्या करते होते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देते हैं, प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है, तो 200 का, यहीं पे कर देता हूं यार, 200 का 40% कितना बनता है, 80 रुपीज़। इस 80 रुपीज़ को हमने कहा कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट करके इन्वेंट्री में क्रेडिट कर दो। ठीक है, और हिट कर दो वर्किंग 5 को, अगर करनी है तो वर्किंग नंबर कौन सी बनेगी, 12 बन गई। कौन
11। ठीक है, अगर करना ही है तो इस तरह से कर लो। एनी की वर्किंग है, छोटी सी वर्किंग, ये तो आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो चलो जी, कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करो और हिट कर दो वर्किंग 5 को। इन्वेंट्री तो वैसे ही मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो मज़े की एडजस्टमेंट थी। प्लस 80, कौन सी वर्किंग है जी? अब आपने कहा है तो 11, वरना यहाँ छोटी सी स्टार लगा के वर्किंग है जी, ये छोटी सी वर्किंग हो जानी थी। ठीक है, तो ये देखो, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री क्रेडिट, और हिट करो वर्किंग 5 को, बिल्कुल करो 80 से। ठीक है, इन्वेंट्री रिवर्सल ऑफ गेन या प्रॉफिट जो हमने रिकॉर्ड किया था, जो काम हमने कर लिया सब्सिडरी ने भी वो कर दिया, तो फिर 90% रिवर्स करते, क्योंकि SRE को हिट कर रहे होते। जाहिर है बैलेंस शीट के सवाल के अंदर तो SRE को हिट करते हैं ना, तो फिर हम डेट ऑफ एक्विजिशन से कंसोलिडेशन डेट तक, पिछले सवाल के अंदर डेट ऑफ एक्विजिशन से कंसोलिडेशन डेट तक की अमोर्टाइजेशन लेते 1.5 साल की, और ऐसे ही, और इधर SRE को हिट करते हैं, और एस प्रॉफिट तो सवाल होता नहीं ना इनकम स्टेटमेंट में। ऐसे यहां पर पूरे 1.5 साल में उसने 90% जो सेल लिया था, हम उस 90% को रिवर्स करते, 10% को छोड़ देते। ओके, 200 कहाँ लिखा है? तो यहाँ वाली एडजस्टमेंट के नंबर कट गए, बाकी वो गुडविल निकालने के नंबर तो अपने होंगे ना, उसमें उसके नंबर पड़ जाएंगे। बेटा अब नंबर्स के हिसाब से होता है, मैं कितने होंगे कैसे कह सकता हूँ? 18 नंबर है ना, तो हर छोटी छोटी एडजस्टमेंट का 0.51 इस तरह से चल रहा होता है, तो बराबर से बराबर नंबर होते हैं। जो मुश्किल एडजस्टमेंट है उसके कोई डबल नंबर नहीं हो जाते, बराबर नंबर ही। हाँ, जो आपको आती है एडजस्टमेंट उसके भी उतने नंबर होते हैं, जो आपको नहीं आ रही होती उसके भी तकरीबन उतने नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा, कैसा लगा सवाल? सवाल चवल है गासी मेरे अंदाजे के मुताबिक थे, लेकिन आप देख लें अब 9 सवालों में यार एक तो बनता है, एनी कितने बन दी है यार, इंज ना करो यार। नंबर कौन सी एडजस्टमेंट है? 3 ही चल रही है अभी भी, सही है? हाँ जी भाई, कोई सवाल है तो पूछ लो। चवल का मतलब बताऊं? थोड़ी बात तुम्हें ताहूत का मतलब पूछ लेना यार, अखीर ही वैसे कार्टून तो कटे हुए ना दुनिया से। अच्छा सुने सुने जी सुने, HL हैज डेजिक, ये तो कर लिया यार्ड, ये तो एडजस्टमेंट ही हो गई है। क्या करना है इसका? इसका कुछ नहीं करना, बस एंड पे देखेंगे। अब इसका OCI इधर, एस का OCI ये आया पड़ा है, ए का OCI ये आया पड़ा है। अब इनका जो एंड पे करना है वो करना है। ठीक है, वो पढ़ना है, पढ़ लिया स्टार्ट के अंदर, ये एडजस्टमेंट इज डन, ये एडजस्टमेंट कराओ। SL पेड, SL कौन है? सब्सिडरी पेड कैश डिविडेंड ऑफ 8% फॉर द हाफ ईयर 30 जून। HL रिकॉर्डेड इट शेयर। क्यों रिकॉर्डेड? शर्म होती है, को हया होती है, निकालो इसको यहां से। यार मैं इसको मिटा रहा हूं यार, कि ऐसी कौन सी ये वर्किंग, ऐसे लगता है रश पड़ा हुआ है, रश तो हाले भी नहीं मुक्या। चलो यहां पे तो हो सकता है वर्किंग नंबर, छोटी सी वर्किंग है ऐसे, इधर देखो जी, पीज शेयर। अब देखो इसके नंबर भी उतने ही है जितने आपकी 80 वाली एडजस्टमेंट के थे, बस वो 2 जगह आ रही है, अगर नहीं एक ही जगह है, इधर भी नंबर है उधर भी नंबर है, ये यहीं पर आ रहा है तो इसका सिर्फ यहीं पे नंबर है। गुजार मुझे काम है तुमसे ज़रूरी यार, प्लीज़ याद से मिलना। ठीक है, अच्छा जी, पीज शेयर ऑफ एस डिविडेंड, हाँ तुम्हें अलग से पिलाऊंगा मैं जी। अब एस ने 8% डिविडेंड अनाउंस किया है, एस का शेयर कैपिटल 1500 है, उसका पहले लो 8%, फिर उसका करो तो 1500 रुपए इंटू 8% इंटू 75%, 90। ये 90 को अदर इनकम में से निकालो। यार तुमने सब्सिडरी, कमाल हो गई यार, सब्सिडरी का अपना शेयर, सारा सब्सिडरी ऐड करके सब्सिडरी का डिविडेंड, हद हो गई। 90 रुपए माइनस कर दें, वर्किंग नंबर 12। ये सवाल ऐसे नहीं आपको आज बुलाया, वरना तो मैंने कहा था कि अब ये हफ्ते को इंशाल्लाह डबल क्लास करूंगा, क्योंकि फिर हफ्ते को भी डबल क्लास है, इतवार को भी डबल क्लास है। कोई पता नहीं आप लोग पर तोल रहे हैं छुट्टी करने की, तो मैं सोमवार को भी डबल क्लास कर दूं कैमरे को। ये मैं जो बात कर रहा हूं ये वही है, समझ आई है ना? तो मेरी कोशिश यही थी, फिर मैंने कहा यार ये ज़रा मुसीबत गले से था, मेरा मतलब दिमाग में ये सवार था कि आपको करवाना है, तो इसलिए टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 10 मिनट और लगेंगे। ठीक है,
तो इसलिए ना आप ये कर लें, उसके बाद रिलैक्स करें, पूरा हफ्ता तैयारी करें, सेहत बनाएं कुश्ती की, फिर इंशाल्लाह कुश्ती करेंगे हफ्ते के एंड पे। मुजार तुम्हें ऑन 25 अगस्त 21 देखो भाई, पढ़ने आया करो, ठीक है। ऑन 25 अगस्त 21 आवाज सुनी जाती है अब आसपास भी। ऑन 25 अगस्त 21 एफएल डिलीवर्ड गुड्स, एफएल कौन है यार? एसोसिएट। ए डिलीवर्ड गुड्स हैविंग सेल प्राइस ऑफ 150 मिलियन एट अ मार्कअप ऑफ 20% टू एचएल। एचएल कौन है? पेरेंट। तो ए टू पी। वैसे तो ये काम नहीं कर रहे थे, लेकिन आज सवाल ने इतना घुमाया कि ये काम भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, पेपर में भी ऐसे ही होगा, इतनी आसान एडजस्टमेंट भी बंदा लिख रहा होगा। चलो कोई नहीं। सोल्ड 150, अनसोल्ड 40% ऑफ दीज गुड्स वर इंक्लूडेड इन, तो 150 का 40%। जी आंसर बताएं। हाँ 16 लग रहा था मुझे वैसे कसम से। और अब इसके अंदर वो कहता है जी अनसोल्ड का प्रॉफिट कितना है? एट अ मार्कअप ऑफ 20%। तो अनसोल्ड का प्रॉफिट जो है वो 60 जो है, ये मार्कअप 120 पे है, हमें चाहिए कितना? लेकिन मसला क्या है? प्लीज शेयर 10 इंटू 30 है, 30%। 3 किसने बेचा? किसने मौजें मारी? एक ही मौजें कहां पड़ी हैं? किल कर दो। ए टू पी, बस यही आती थी एडजस्टमेंट। दूसरी बात हम करते थे, पेरेंट की किताबों में पड़ा है स्टॉक, रिवर्स कर दो, बैलेंस शीट में करते थे। और हिट वर्किंग 5 और केडी वर्किंग 5 एसोसिएट है, कहानी खत्म। ए टू बी, ठीक है, बस सही है, स्टॉक है। लो भाई, लो स्टॉक। आसान एडजस्टमेंट्स भी होती हैं आसान एडजस्टमेंट भी, लेकिन मुश्किल के बाद आसान नजर नहीं आ रही हो। ऐसे फिगर्स नाच रही होती हैं पेपर के ऊपर, हैं आपका मजाक उड़ा रही होती हैं। हाँ, बस आपने ये देखना है, आसान एडजस्टमेंट्स पहले करके फिर मुश्किल की तरफ चले जाएगा। हर सवाल में पासिंग मार्क्स पड़े आपके लिए इंशाल्लाह। देखें, जैसे एन इन्वेस्टमेंट टेस्ट हैज इंडिकेटेड दैट गुडविल ऑफ एसएल वाज इंपेयर्ड बाय 17% ऑन 31 दिसंबर। देयर वाज नो इंपेयरमेंट इन प्रीवियस ईयर। शुक्र है, ये एडजस्टमेंट सिर्फ हमारे साल से रिलेट करती है। वैसे आपकी तैयारी इसकी ये करवाई हुई है, पिछले साल इंपेयरमेंट होती तो उसको इग्नोर कर देते, सिंपल। अगला पॉइंट, एनसीआई को किस पे रखते हैं? ये मैं इसलिए रुक गया हूं बेटा, इसलिए रुक गया हूं, गुडविल निकाल दें। इनकम एक्सपेंसेस ऑफ ऑल कंपनी अक्रूड इवनली ड्यूरिंग एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज। अच्छा जी, कहीं नहीं लिखा हुआ। एचएल एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर पे रखता है, डिस्काउंट। सवाल मुक गया, यस। और शेयर कैपिटल ही नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग ही नहीं है, तो यार स्टार्ट में करवा दिया करो ना ऐसा काम। देखो त्रा निकल गया मेरा, ये 1500 और ये 1200, 1500 1200, एकदम से सवाल खत्म हो गया, यानी कि एकदम से ही वक्त बदल गया। मतलब अच्छे भले मैच जीत रहे थे हम, मतलब हद हो गई यार, है। मतलब आप खुद सोचे ना, मतलब आप खुद सोचे कि मतलब आप यॉर्कर कर रहे हैं और अब लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ आपने आगे ली, मतलब एकदम से मैच हार के हम जीता हुआ जी। ये समझ नहीं आई। मुझे लगता है तुम भी पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी हो। अच्छा जी, जनाब 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 जनाब, एनसीआई को क्या देना है जी? दुआ नहीं दे देनी, इसको दें 70 था कितना? 25% जी, 7 ये जाएगा एनसीआई में, ले जाओ। गुडविल है, यस गुडविल 280। लो जी, गुडविल क्या हो गई है? इंपेयर। वर्किंग नंबर 13 मैं यहां फिट कर रहा हूं बस माजरत के साथ जी। गुडविल की इंपेयरमेंट है, इंपेयरमेंट कितनी गुडविल आई है? 280 की गुडविल है। ये वर्किंग नंबर 1 से आई, कितने परसेंट? आंसर। अच्छा, अब एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेसिस पर है, तो ये गुडविल फुल गुडविल नहीं है, पार्शल है। खैर फिलहाल तो एडमिन एक्सपेंस में डालो, कितना? 42, वर्किंग नंबर 13, और 13 जाके देखोगे तो वर्किंग नंबर 1 से ये गुडविल आई और फिर 42 निकला। हिट वर्किंग 5 क्यों?
अगर ये फुल गुडविल होती तो एसआरई टाइप एडजस्टमेंट होती तो एस प्रॉफिट को हिट करते, लेकिन ये फुल गुडविल नहीं है, सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है। ठीक है, समझ नहीं आई बेटा आपको? अच्छा, सबको समझ आ गई? यूनिकोडी मिसाइल चल गया। चलो जी, एडजस्टमेंट एक रहती है मेरे ख्याल से, कोई नहीं रहेगी। एक मिनट छोड़ो। हाँ जी, हम क्या करते थे, P प्लस एस ऑन फेस, फिर वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3 ओपन, फिर एडजस्टमेंट्स ऑफ क्वेश्चन पोस्ट, फिर कंप्लीट फेस। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, दिस एंड दिस। ठीक है जी, वर्किंग 5.1 और 5.3 ए प्रॉफिट ए ओसीआई कंप्लीट करेंगे, फिर फेस कंप्लीट करेंगे, फिर एंड पे एट्रीब्यूशन। सुभान अल्लाह। हाँ जी, 136 प्रॉफिट शेयर, वही अल्फाज लिख दो ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट एसोक, वर्किंग नंबर 5.1, 120, इतना दूर नहीं, थोड़ा सा करीब आ जाए प्लीज। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट ही है ना, उसके बाद शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट 5.3 वर्किंग 36 कंप्लीट कराएं जी फेस। ओ यार, S2P S2 सेल वाली एडजस्टमेंट ही नहीं आई सवाल में, होनी चाहिए थी ना, मुनादी कसर थी। 6350 4085 लिखना है, चलो लिख दो। 1622 164 एक्सपेंस है जी। नेक्स्ट 540 की इनकम है। नेक्स्ट 120 सही है जी। सेवन 35 और चलो कैलकुलेशन करो। एक नौकर कर रहा है नोट, 2-3 मुलाजिम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, चौधरी साहबान आए हुए हैं, बैठे हुए हैं इधर पिकनिक पे। कैलकुलेशन करो। हाँ जी, 13 माइनस 80 44 नेगेटिव 130 2.5। अच्छा जी, अब इसकी एट्रीब्यूशन तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे। चलो अब इतना किया तो ये भी कर लेते। क्या ऑप्शन है, ये वाला मिटाऊं या ये वाला मिटाऊं? ये मिटाकर इधर एट्रीब्यूशन कर देता हूं। ठीक है, इसकी पिक्चर किसी ने लेनी है तो ले ले, मैं बता दूं फिर। वर्किंग कोई किसी ने परली वर्किंग की पिक्चर लेनी है। एट्रीब्यूशन वैसे इधर भी की जा सकती है, औखा सौखा करके। अच्छा चलो ठीक। बड़ा बोझ उतरा उतरा सा महसूस कर रहा है। ये कंसोलिडेशन के सवालों के बाद इंसान आधा रह जाता है वजन के हिसाब से। वो वैसे मेरा वजन वैसे भी कम जी। पैट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट, ये बैलेंसिंग निकलेगा। और एनसीआई, बेटा पेपर के अंदर आपने ये PNCI नहीं लिखना फेस पर। फेस पर कोई इजाजत नहीं, वहां जो मर्जी करते रहें वर्किंग्स में। ठीक है, यहां पर आपने फुल लिखना है जी। पैट है कितना, 1346.5। और दूसरा फिर हम TCI को एट्रीब्यूट करेंगे पेरेंट और NCI जी
13। अच्छा 5.1 को क्लोज करें, सिर्फ एनसीआई को देते थे यहाँ से हिस्सा 6 इंटू 154 बैलेंसिंग 119 2.5। उसके बाद यहाँ पर आए 154, ये जनाब वर्किंग नंबर 5 की कारस्तानी है। अब SOCI में गए तो उसने लॉस दे दिया, NCI में लॉस 80 का। यार ये खुद कर सकते थे आप लोग, कितने सुस्त हैं। 20 माइनस 20 34 134 बैलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिएगा, थोड़ा सा और पढ़ लें, नहीं ज़्यादा टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज़।